नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज आप एक ऐसे सेशन में हमारे साथ हैं जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है। इस समय मीडिया के अंदर, मीडिया में चर्चा क्या हो रही है, वर्तमान समय पर हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं वो यात्रा पर गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर। आप देख सकते हैं उनकी जो विजिट थी वो विजिट काफ़ी ज़्यादा कवर की गई और उस विजिट में उन्होंने एक क्वेश्चन के आंसर में जो बात कही वो बहुत ज़्यादा गहराई तक मायने रखती है। बात में उन्होंने ये कहा कि हमारे को बहुत लंबे समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड वेपन भेजता ही नहीं था, तो ये किस मुंह से हमसे ये बोलते हैं कि रशिया से सामान मंगाना बंद कर दो। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आप रशिया से व्यापार बंद करने की आज हमसे कहते हैं। वास्तविकता में रशिया हमारी पसंद नहीं, मजबूरी था, क्योंकि कोई दुनिया का और देश साथ ही नहीं था। इस वजह को आज के सेशन में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जयशंकर साहब की इस बात को मजबूरी शब्द में सुनना थोड़ा नेगेटिव जरूर प्रतीत हो सकता है, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे, आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन होना अनिवार्य है। तो आज के सेशन में हम आपको यह बताएंगे और सेशन के एंड तक आप कंक्लूड कर जाएंगे कि हमारे रूस ने हमारी दोस्ती का कोई फायदा नहीं उठाया, यानी कि एक तरह से इसको यह ना समझा जाए कि रूस ने हमारी मजबूरी का गलत फायदा उठाया हो। बाकायदा उसने इंडिया को इतनी जगह पर बैकिंग दी कि आज इंडिया जिस स्थिति में खड़ा है उसमें बहुत बड़ा हाथ रूस की मित्रता का है। तो आज का सेशन समर्पित है पूरी तरह रूस की मित्रता के लिए, और साथ में आपको आज समझाएंगे कि किस प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के साथ साथ हमेशा एक दोगलापन दिखाता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको सारी जानकारियां जहां से न्यूज़ सुर्खी में है वहां से लेकर आता हूं। एस जयशंकर साहब, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सुर्खी खुद बन चुके हैं, इनकी मतलब जो ट्वीट्स हैं या फिर इनका जो बयान है वो तुरंत वायरल होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 5 से लेकर 11 तारीख के बीच में जयशंकर साहब जो हैं वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हुए थे। मीडिया सेंटर के द्वारा भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह जानकारी भी दी कि हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसकी तस्वीरें जाहिर की गई। एस जयशंकर साहब ने अपने द्वारा ट्वीट करके एक तस्वीर भी साझा की जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, जो कि पुरानी बिल्डिंग है, उसको तिरंगे में सजाया गया था जब जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे किन किन मुद्दों पर इनके साथ बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि ECTA प्रोग्रेस हो, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म जैसी तमाम चीजों पर हमारे यहां पर बातचीत हुई। इतना ही नहीं, क्वाड की समिट, ट्राइलेटरल समिट, G20, UN जैसी जो बातें हैं इनके ऊपर भी काफी अच्छे से बातचीत हुई है। जयशंकर साहब ने वहां के तमाम नेताओं के साथ और विदेश मंत्री के साथ में बैठक की। उसकी बातें हम आपके साथ किसी अन्य सेशन के अंदर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए उस मुद्दे पर आते हैं जो कि इस समय सुर्खियों में है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिन जिन लोगों से मुलाकात हो रही है, जिसमें भारतीय भारत की टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली का बैट तक यहां पर गिफ्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर्स को। ये तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। जयशंकर साहब की जो बात है उसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो भारत और रूस के संबंध तब से हैं जब पश्चिमी देशों की भारत की बजाय पाकिस्तान को साथी चुना और हथियार देना शुरू किया। यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को जाकर के ये बात कहने का कोई अर्थ है क्या? बहुत बड़ा अर्थ है। कारण क्या है ना, ऑस्ट्रेलिया असल में अमेरिका का एक्सटेंडेड अमेरिका समझिए आप, या यूं कहिए कि ब्रिटिशर्स और ऑस्ट्रेलियंस एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में आकर के बस गए, अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स, ठीक है। उनके पास जाकर के ये बात कहना इंडिया का दर्शाता है कि हम आंखों में आंखें डाल के बातें बोलना जानते हैं, ठीक है। तो भारतीय विदेश मंत्री जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे तो उन्होंने जो चर्चाएं की उसमें यह कहा कि हमने कैसे क्या क्या देखा है। हमने, हमारे पड़ोस में एक सैन्य तानाशाह रहा करता था। इंडिया की एक खासियत देखिए, कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहता है, पड़ोस कह के संबोधित कर देता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर एक सैन्य तानाशाह रहा करता था, डिक्टेटर था। वेस्टर्न वर्ल्ड उसको अपने हथियार पहुंचाते थे और आज वो देख लें कि उनकी स्थितियां क्या हो गई हैं। जयशंकर साहब की आवाज़ मैं आपको सुनाना जरूर चाहता हूं, पर यह अंग्रेजी में है तो मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके आपको वैसे ही बता दूं। जयशंकर साहब ने कुल मिलाकर जो बातें कही उसका अर्थ इतना ही था कि आप लोगों ने जो भी हमारे साथ किया वो दुनिया को पता हो, अब वो समय आ गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि जहां दुनिया हमसे अपेक्षा करती है कि इंडिया जाकर के अमेरिका से हथियार खरीदे या ब्रिटेन से हथियार खरीदे या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात माने, वास्तविकता में इसका इतिहास कुछ और है, वो सबको पता होना जरूरी है। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि क्या था वो इतिहास, लेकिन उससे पहले इन दिनों जो मतलब सुधार हुए हैं ना वो भी मैं आपको हल्के से बता दूं, और वो ये है कि रिसेंटली अमेरिका ने, अच्छा आपको थोड़े दिन पहले मालूम है कि जयशंकर साहब ने थोड़े दिन पहले अमेरिका को इस बात पर जरूर घेरा था कि आप जो F-16 की रिपेयरिंग के नाम पर पाकिस्तान को 3,500 करोड़ रुपए दे रहे हो ना,
ये हम कोई बेवकूफ़ नहीं है जो ये ना समझ पाए कि आप उसको क्यों दे रहे हो। आप कहते हो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज से बचाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सोचकर देखिएगा F-16 टेररिस्ट के खिलाफ काम में नहीं लिया जाता। इससे बेहतर है कि आप हमें मूर्ख समझना बंद करें। हालांकि अमेरिका अपनी इच्छा इस साल की शुरुआत में जाहिर ये कर चुका था और कह चुका था कि हम इंडिया से चाहते हैं कि वो वेपन्स जो है ना वो इंडिया रशिया से खरीदना कम करे। आप यहां पर देख सकते हैं अप्रैल 6 की न्यूज़ है जिसमें यहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर निर्भरता कम करे। और इसी का पिछलग्गू जो यूके है उसने भी हमसे कहा था कि आप हमसे मिलाकर के हथियार बना लीजिए, रशिया वेपन चीपर हमको ये पता है। इंडिया ने उसी समय तुरंत रिप्लाई भी देते हुए कह दिया था कि रूस के हथियार जो हैं वो सस्ते हैं, इसलिए हम उनके साथ में हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। अच्छा, इस बीच में मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडिया ने इस पूरे प्रेशर को दरकिनार करते हुए रिसेंट डेज में जो रूस के साथ हथियार परचेज किए हैं उनमें 2018 का रिसेंटली S-400 डिफेंस सिस्टम देख लीजिए, या फिर भारत और रूस ने अमेठी के कोरबा डिफेंस फैक्ट्री के अंदर जो AK-203 राइफल बनाने की डील की हो, चाहे वो देख लीजिए, या रूस के साथ 10 साल की लीज पर जो अकूला क्लास परमाणु पनडुब्बी बनाने की बात की है जो कि हमें 2025 तक मिल जाएगी, इस डील को देख लीजिए। भारत सभी मामलों में अभी तक रशिया के साथ साथ डिफेंस के अंदर आगे बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका ने भारत को थोड़ा पिघलाने के लिए ही सही $500 मिलियन का मिलिट्री एड देने की भी कोशिश की। ये सारी बातें मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे का बड़ा उद्देश्य है और वो इतना है कि आपको ये पता चल जाए कि दुनिया भर के कितने सारे लोग हमारे ऊपर तरह तरह के डोरे डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग UK, US की आप आइए और हमसे हथियार ले लीजिए, और वहीं भारत जो है वो जाकर के रूस से जाकर व्यापार कर लेता है। क्या भारत इतना ज्यादा कम दिमाग है क्या कि इसको पता ही नहीं है कि यार ये लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं, इनके साथ जाना कितना अच्छा हो सकता है? जी नहीं, इंडिया अपने पुराने दिन नहीं भूलता है और उसी को यहां पर याद दिलाया गया है। ये पूरी स्टोरी बताऊंगा उन पुराने दिनों की। आज आपको ऐसी स्टोरी सुनने को मिलेगी जिसको सुनने के बाद आपके अंदर का जो देशभक्ति है ना वो एकदम 7वें आसमान पर पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम कर लेते हैं, और वो काम ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी इस समय जो मुझे सुन रहा है, यदि वो चाहता है 800 से ज्यादा स्टार्टअप्स में जॉब प्राप्त करना, वो भी मात्र एक फ्री टेस्ट देकर, जिसमें कि 800 से अधिक, जिसमें 1000 में से 500 से अधिक नंबर लेने पर उन्हें जॉब मिलने की श्योरिटी हो जाती है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है रीलेवल बाय अनअकैडमी का, वहां जाकर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए उन्हें कुछ नहीं करना, सिंपल जाकर अपना लॉगिन करना है, एक फ्री टेस्ट देना है। 1000 में से अगर 500 से ज्यादा नंबर उन्हें मिलते हैं तो उन्हें मिलता है मात्र 15 दिन के अंदर जॉब का अश्योरेंस, यानी कि जॉब उनको स्टार्टअप्स में अश्योर हो जाती है। आज से बहुत से लोग हैं जिन्होंने हाल ही के समय पर इस तरह की जॉब प्राप्त की हैं। इनमें से कुछ लोगों के होर्डिंग्स भी इस समय अखबारों में दीवारों पर टके हुए आप देख सकते हैं, रोड साइड देख सकते हैं। इनमें से ही एक होल्डिंग की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनका नाम है शुभम सागर। इनकी ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि रीलेवल बाय अनअकैडमी के थ्रू ही जॉब पाने में कामयाब हुए। इन्होंने हाल ही में एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट के थ्रू से अपनी जॉब लॉजिक्विड नाम की कंपनी में प्राप्त की, और इन्होंने अपना एक लेटर साझा किया जिसमें इन्होंने कहा कि इनके लिए इनका सफर कितना अच्छा रहा, इन्होंने किस तरह से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नौकरी पाने में कामयाबी प्राप्त की। फिलहाल के लिए मैं आपको यह बता दूं कि यदि आप 1000 में से 500 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाते तो रीलेवल देता है आपको वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज, यानी कि आप कोर्स पढ़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उन कोर्सेज के लिए आपके पास जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट ये है कि आपको विदिन 14 डेज, अगर आपको कोर्स समझ नहीं आता है तो आपका फीस रिफंड हो जाता है, आपकी मनी बैक की गारंटी है। यानी कि एक बार आपने कोर्स पढ़ के देखा, आपको लगा कि ये मेरे काम का नहीं है या मैं इसके हिसाब से सेट नहीं बैठ रहा हूं, आप अपना कोर्स वापस ले सकते हैं, फीस वापस ले सकते हैं। अर्थात आप कोर्स समझ में आ गया, कोर्स पढ़ करके आपने स्कोर कर लिया तो आप जॉब भी प्राप्त कर ही जाएंगे। तो निश्चित ही ये सबके काम की चीज है। मैंने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक पिन करके दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके सामने आज का वो सेशन जिसकी आपको प्रतीक्षा है। बात करते हैं साथियों भारत के साथ पाकिस्तान के इतिहास की। साथियों बात है 1947 की। हम सब अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार से भारत ने विभाजन की विभीषिका को सहन किया। आप उसकी तस्वीरें यहां पर हमारे किसी भी कहानी को उठाकर देख लें, किसी भी चर्चा को आप देख लें, उसमें आप पाते हैं कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान ने विभाजन का दर्द सहन किया था। 1947 की बात है, हम आजाद हुए, एक दूसरे से सेपरेट भी हुए, घटनाएं आगे आगे बढ़ने लगी, जमीन की भूख मिटी नहीं। इसी भूख को मिटाने के लिए पाकिस्तान ने
एक बार बैकडोर से एंट्री करते हुए कश्मीर के ऊपर भी चढ़ाई कर दी, जिसका सुलहनामा आज तक नहीं हो पाया है। चीजें और आगे बढ़ने लगी धीरे धीरे। 1962 में जो पाकिस्तान भारत ने चीन के साथ वॉर देखा, वो उसको अभी इसमें साइड रखते हैं। 1965 में जाकर के हमारा इनके साथ में फिर से एक बार युद्ध होता है कश्मीर को लेकर के 1965 में। तो अक्टूबर 1947 में हमारा कश्मीर वॉर हुआ, 1965 में हमारा कश्मीर वॉर हुआ। इन दोनों ही युद्धों में जितना भी पावर था या वेस्टर्न वर्ल्ड था वो लगा हुआ था पाकिस्तान के साथ, यानी कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को बैकडोर से कि तुम्हारे को अगर किसी भी प्रकार की असलहे की आवश्यकता है, वेपन्स की जरूरत है, तो हम बैकडोर पर खड़ा होकर आपको उपलब्ध कराएंगे। साथियों, हद तो तब हो गई जब 1971 के अंदर इंडो पाक वॉर चल रहा था। इंदिरा गांधी जी का समय था। स्टार्टिंग पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने भारत के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर हमले कर दिए थे। पाकिस्तान के हमले आगरा का जो हमारा एयर स्ट्रिप है यहां तक होने लगे थे। तब जाकर के इंडिया ने एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ। आप सोचकर देखिए साथियों कि इंडिया ने जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, उस समय भी इंडिया को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर कितना दबाव बनाया, उसके लिए आज आपको यह कहानी सुननी होगी। और किस प्रकार से इंडिया की इज्जत बचाने के लिए रूस आगे आया था, यह भी आपको सुनना होगा। चलिए सुनाते हैं आपको ये सारी बातें, लेकिन उससे पहले यह जरूर जान लीजिए कि यदि एक डेटा निकालकर मैं आपके साथ साझा करूं, हालांकि ये आपके लिए किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं है, केवल रेफरेंस में इतना याद कर लीजिएगा कि पाकिस्तान को मल्टीपल टाइम्स मिलियन ऑफ डॉलर्स का अमेरिका ने सहयोग दिया है, जिसकी पूरी लिस्ट है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिस्ट यहां पर देख सकते हैं कि कितना इनको हमेशा मदद दी गई है। और रिसेंटली भी इनकी मदद रुकी नहीं है, जिसके लिए जयशंकर साहब ने ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग में कहा कि देखिए अमेरिका को यह बात समझनी होगी और हम इन पर्सन बैठेंगे तब बताएंगे कि आप पाकिस्तान को मदद दे करके कुछ भला खुद का कर नहीं पाते, फिर भी आप मदद करते हैं। यह आपके लिए सोचने की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, चाहे वो 1999 के कारगिल वॉर की हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं एक ऐसी घटना जिसको सुनने के बाद में आपका मन अमेरिका से खिन्न हो जाएगा। घटना है साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन। साथियों, उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान 1971 के अंदर बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या यूं समझिए कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था। स्थितियां बिगड़ रही थी। इस दौरान इंदिरा गांधी जी ने रूस से और अमेरिका से बातचीत की। भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी रशिया से बातचीत करके ये दोस्ती के अंदर करार सिद्ध करके आ चुकी थी कि यदि भारत के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच आती है तो आप हमारी मदद करने के लिए आगे आएंगे। इधर रशिया के साथ हमारी दोस्ती हो चुकी थी और इंदिरा गांधी जी रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने अमेरिका गई। रिचर्ड निक्सन इस बात से खफा थे कि तुम रशिया क्यों गई। इस आधार पर उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को 30 मिनट से ज्यादा का इंतजार करवाया बात करने के लिए। ऐसा मतलब माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर कि किसी भी विदेशी को आप इंतजार नहीं करा सकते। आप देखते हैं ना कि बहुत सारी बार कि भाई कोई आकर के राष्ट्राध्यक्ष बैठ गया, अब किसी और का इंतजार हो रहा है, तो आप इंतजार में सामने वाला भी तुरंत आ जाता है। यहां पर स्थितियां ऐसी हुई कि 40 मिनट बाद रिचर्ड निक्सन पहुंचते हैं और रिचर्ड निक्सन इंडिया को बहुत ही रूखा सा जवाब देते हैं और उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बाद में लीक हो गई। रिचर्ड निक्सन का क्या मत था इंडियंस के लिए, विशेष रूप से भारत की महिलाओं के लिए, उन्होंने किस प्रकार के अश्लीलता और अभद्रतापूर्ण शब्दों का उपयोग किया था उस दौरान, यानी उस यात्रा के दरमियान, कि ये लोग कैसे होते हैं, वो घटना मैं आपके साथ साझा करूंगा। युद्ध का वाक्यांश था, मैं आपके साथ घटना शुरू करता हूं। जानना, सुनिए साथियों क्या बात है। बात है साथियों 3 दिसंबर 1971 की। ये घटनाएं हमें बहुत सारे हिंदी न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के साथ मिलती हैं, उन्हें हम कनेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मैं फिर से बता दूं, इनमें हमारी ओरिजिनल कृति कुछ भी नहीं है। यदि आप मुझे पत्रकार समझने की भूल कर बैठते हैं तो ये आपकी गलतफहमी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का, और आने वाले टाइम में हम रेफरेंस भी देने की कोशिश करेंगे कि हमने अपना कंटेंट किन किन से लिया, ताकि उन्हें भी अपना क्रेडिट शेयर किया जा सके, क्योंकि मेहनत उन लोगों ने जबरदस्त की है, हम तो केवल उनको एक साथ पिरोकर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, बात है 3 दिसंबर 1971 की। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया और भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया। जब भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया गया तो आगरा तक इसकी जद में आ गए और इंदिरा गांधी जी ने युद्ध का ऐलान करार कर दिया कि भाई अब हमारे ऊपर युद्ध हो चुका है, इसे हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, और जवाबी कार्रवाई शुरू करने की बात हो गई।
ठीक 30 दिन पहले इंदिरा जी ने व्हाइट हाउस के अंदर निक्सन से जाकर मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने 40 मिनट से ज्यादा का हमें इंतजार कराया था। सितंबर में इंदिरा जी ने रूस के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसके अंदर यह कहा गया था कि यदि किसी प्रकार की कोई स्थिति होती है तो वो हमारे साथ में बात करने आएंगे। अच्छा, इसमें क्या कहानी है कि रिचर्ड निक्सन तो हुए राष्ट्रपति और दूसरी तरफ इंडिया में, या फिर यह समझ लीजिए कि उनके डिफेंस सलाहकार हुआ करते थे किसिंगर और निक्सन आपस में जो बातचीत करते हैं ना, वो बातचीत आगे निकल कर आई थी, जानकारी बाहर निकल कर आई थी। लेकिन आप इस युद्ध के घटनाक्रम को जरा फील करिए साथियों। हुआ ये कि जब ये युद्ध चल रहा था तो भारत पाक के इस युद्ध के समय एक समय ऐसा आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आ गया। अमेरिका ने जापान के करीब अपने तैनात जो नौसेना के बेड़े थे, सातवें बेड़े, जैसे आज भी आप कई बार देखते हैं कि अमेरिका जहां तहां दुनिया के अंदर समुद्रों में अपने जहाज खड़े करके रखता है, उसी प्रकार से खड़े हुए जहाजों को पाकिस्तान की मदद करने के लिए भेज देता है। किस तरफ? बंगाल की खाड़ी में। आप पूछेंगे बंगाल की खाड़ी क्यों भेजा? क्योंकि वहीं तो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश हुआ करता था कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। इधर भारतीय सेना दोनों मोर्चों पर, पूर्वी और पाकिस्तानी मोर्चों पर लड़ रही है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की मदद करने के लिए वो अपनी सेना को वहां से रवाना कर देता है। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच संबंधों का अच्छा ना होना भी बताया जाता है। कहते हैं कि इन दोनों के बीच, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच उस समय संबंध बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 से 13 दिसंबर के बीच में अमेरिका के साथ जो सहयोग मिल रहा था पाकिस्तान को, उसे कई चीजों से आप समझ पाएंगे कि इंदिरा गांधी जी जब वहां गई थी तो उन्होंने किसी भी प्रकार से भारत का सहयोग करने के लिए कोई बात नहीं कही थी। इसी बीच इंदिरा गांधी जी जब इंडिया आती हैं तो सैम मानेकशॉ से कहती हैं कि हमें बांग्लादेश के अंदर जो मुक्ति वाहिनी है, जो कि बांग्लादेश को मुक्त कराने का प्रयास कर रही है, उसकी मदद करना चाहिए और निकल पड़िए। मदद करने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, निक्सन ने भारतीय महिलाओं को लेकर के जो अनर्गल शब्द उपयोग किए थे, उनमें से था कि इंडियन वुमन को बदसूरत और भद्दा कहा था। निक्सन कहते हैं कि इंडियन वुमेन्स, अब उस अंग्रेजी के शब्द का हम उपयोग यहां नहीं कर रहे हैं, एक ट्रांसलेटेड वर्जन देख लीजिए कि ये बदसूरत और भद्दी होती हैं। ऑपरेशन चंगेज खान के तहत पाकिस्तान के नापिक साजिश के दिन किसिंगर और निक्सन के बीच जो बातचीत हुई, उसकी कुछ बातचीतें बाहर निकल कर आ गई। उन दौरान वो लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे थे, जरा सोच करके देखिए। ये बात में बात लीक हो गई, उन बातों को हम आपसे साझा करते हैं। रिचर्ड निक्सन क्या कह रहे हैं? पश्चिमी पाकिस्तान वहां उस एरिया में कुछ ट्रबल कर रहा है। किसिंगर कहते हैं अगर वो अपना देश, आधा देश बिना लड़े गंवा देते हैं तो वे बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी बर्बाद होंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, वो लड़ते रहेंगे। फिर निक्सन कहते हैं पाकिस्तान के बारे में सोचो तो दिल बैठ जाता है। हमने तो उस बिच को चेतावनी भी दी थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिकन इंडिया से कितना ज्यादा घृणा करते हैं। अगर ये बातें सही हैं तो हमारे देश के उस समय की तत्कालीन और आज तक जो हमारे सम्मान का प्रतीक आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हैं, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाना आप सोच सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीतियां हैं, उस समय पर इस तरह के शब्द की हमने तो उस बिच से कहा था, चेतावनी भी दी थी। उससे कह दो कि जब भारत ये कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान ने उन पर हमला कर दिया है, तो वैसा ही है जैसे रूस बोले कि फिनलैंड ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। अब इस तरह की स्थितियां कि आप मान ही नहीं रहे हो कि आपके ऊपर हमला हुआ है। 3 दिसंबर को इस बातचीत के बाद भारतीय वायुसेना और नौसेना पाकिस्तान पर कहर बरपा देती हैं। हमारी नौसेना निकल पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एयरफोर्स से हमारे ऊपर हमला किया, हमने नौसेना लौटा दी और नौसेना जाकर के उनके कराची पोर्ट पर ताबड़तोड़ हमले कर दी। हालत यह हो गई कि पाकिस्तान को डिफेंसिव होने लगा और फिर इस डिफेंसिव स्थिति में किसिंगर और इनके बीच वापस बातचीत होती है। किसके बीच? निक्सन के बीच। निक्सन कहते हैं हम चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को बचा लिया जाए। किसिंगर कहते हैं ओके ठीक है, बिल्कुल सही बात है। निक्सन कहते हैं ऑल राइट, उन जहाजों को आगे बढ़ने दो। कौन से जहाज? जो उस तरफ से चलते हुए आ रहे थे, जापान के किनारे से चलते आ रहे थे। निक्सन कहते हैं ऑल राइट। अच्छा, किसिंगर कहते हैं कैरियर क्या? हाँ, आगे चीज बढ़ रही है। जॉर्डन के 4 प्लेन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अब देखिए दुनिया के सारे मुल्क एक साथ हो गए, ये जो मुस्लिम वर्ल्ड हैं ये सब एक साथ होने लग गए। जॉर्डन के 4 प्लेन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, 22 और भेजे जा रहे हैं। हम सऊदी से भी बात कर रहे हैं, तुर्की 5 फाइटर देने को तैयार हो गया है। उन्हें आगे बढ़ते रहने की कहा गया है जब तक कि सेटलमेंट नहीं हो जाता। मतलब सोचिए कि 1971 के वॉर में हमारे खिलाफ सारी ताकतें एक साथ होने लग गई थी, यानी कि एक प्रकार से पाकिस्तान के पक्ष में पूरा की पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक साथ आने लग गया था। इसी तरफ
दूसरी तरफ से अमेरिका साथ में था, भारत एक तरफ खड़ा था। हमने 1962 की वॉर लड़ी, 65 की वॉर लड़ी, 71 की वॉर में हम थे, लगातार हम वॉर में चल रहे थे। निक्सन फिर कहते हैं आप चीनियों को भी बोल दो। अब देखो इन लोगों की बातें देखो, एक तरफ पसंद नहीं करते हैं, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं, आप चीनियों को भी बोल दो अगर वो चेतावनी देते हुए अपनी आर्मी को मूव करें तो इंडिया परेशान हो जाएगा। फिर किसिंगर कहता है जी हां बिल्कुल हम इस तरह की बात कर सकते हैं। निक्सन कहते हैं उन्हें डराना है बस या फिर आर्मी को आगे बढ़ाना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसिंगर कहते हैं हां साहब समझ रहा हूं। निक्सन कहते हैं कि फ्रेंच क्या बोले, अभी उनके प्लेन पाकिस्तान को नहीं बेच सकते क्या? किसिंगर ने कहा हां जी वो दे रहे हैं। निक्सन कहते हैं ये इंडियंस कायर हैं सबके सब, है कि नहीं? बोले हां साहब सही कह रहे हो, लेकिन रूस की इनको बैकिंग है। आप इधर पढ़िए, रूस की बैकिंग है। आप देखिए ना, रूस ने ईरान को नोट भेजा है, तुर्की को भी। रूस गड़बड़ खेल रहा है। अमेरिका की हलक अटका दी थी रूस ने। कैसे? युद्ध के हालात हों, आप इस घटना को एक बार अंदर से आत्मसात करके देखिए, आपके अंदर तरीड़ा सा आ जाएगा। रूस ने उस समय ईरान को कह दिया कि यदि फोर्सेस भेजी तो फिर घातक परिणाम होंगे, यदि करना है तो इंडिया का साथ देना है। तुर्की को भी रूस ने समझा दिया फाइटर जेट भेजे तो घातक परिणाम होंगे। ये कौन दबा रहा था? उधर से बैठा हुआ रूस दबा रहा था इन देशों को। आगे चलते हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं उस समय की न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है 1971 की, जिसमें इंडिया के साथ में अमेरिका ने इकोनॉमिक एड खत्म कर दी कि तुम्हारी आर्थिक मदद तुम्हें नहीं देंगे, तुम जाओ तुम ऐसे ही हो। इंडिया को एग्रेसर करार दिया, इंडिया को आक्रांता कहा गया, तुमने जाकर पाकिस्तान पर अटैक किया है। सबूत है कि इंडिया के ऊपर एयरफील्ड्स पर हमले हुए थे, लेकिन अमेरिका ने उल्टा हमें ही धमकाया। पाकिस्तान को अमेरिका ने एक अत्याधुनिक वो दी हुई थी, पनडुब्बी दी हुई थी जिसका नाम था PNS गाजी, जिसके ऊपर मैं कई बार कहता हूं बहुत ही शानदार फिल्म बनी हुई है, आप उसे देखिएगा। एक अत्याधुनिक सबमरीन पनडुब्बी थी और भारत के युद्धवाहक जो हमारा विमान वाहक युद्धपोत था जिसका नाम INS विक्रांत था, उसे तबाह करने के लिए इसे भेजा गया था। लेकिन भारतीय जो पनडुब्बियां थी उन्होंने इसे विशाखापट्टनम के पास डुबो दिया। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी तरह कमर तोड़ने जैसा था। पाकिस्तान ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वो इस युद्ध के अंदर इतना बड़ा लॉस देख लेगा और भारतीय नौसेना इतनी चाक चौबंद तरीके से खड़ी होगी। फिर घटनाक्रम आगे देखिए आप, यहां पर अमेरिका को किस तरह से रोका गया। साथियों जब आप इस वर्ल्ड के घटनाक्रम को फील करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये पूरी फिल्म के रूप में अगर दिखे तो कितना मतलब अलग ही प्रकार का अविस्मरणीय हो। दिसंबर 10 की बात है साथियों, उस दिन हमारी खुफिया एजेंसीज को अमेरिकी मैसेज इंटरसेप्ट करने का मिल गया। इंटरसेप्ट मतलब वो लोग आपस में क्या बतिया रहे हैं वो सुनने का हमें मौका मिल गया। इसे पता लगा कि अमेरिका का 7वां बेड़ा वार जोन में घुसने की तैयारी कर रहा है। इसने बेड़े बना रखे कई जो उधर से चल चुका था और वो वॉर में आ रहा था इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए। टॉमकिंस की खाड़ी, टॉमकिंस की खाड़ी कहां है? ये देखिए वियतनाम के जस्ट सामने। यहां से ये बेड़ा चल दिया था स्टेट ऑफ मलक्का से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में आने के लिए। इसे रवाना करने का आदेश दे दिया गया। टॉमकिन की खाड़ी में तैनात जो 7th फ्लीट थी उसमें 75,000 टन का परमाणु ऊर्जा से युक्त जो कैरियर USS एंटरप्राइज था उसको आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाज पर 70 फाइटर जेट थे। सोचिए उस समय ये सबसे बड़ा फाइटर जेट था। INS विक्रांत 20 विमान लेकर खड़ा है, ये 70 फाइटर जेट और बॉम्बर लेके आ रहा है। 7वें बेड़े में गाइडेड मिसाइल कैरियर USS किंग, मिसाइल विध्वंसक USS डिकेटर, पानी और जमीन पर मार करने वाला USS ट्रिपोली भी इसमें शामिल था। इन सबको एक साथ रवाना कर दिया कि जाओ इंडिया पर चढ़ाई करो, पाकिस्तान की रक्षा करो। भारतीय समुद्री तट और अमेरिकी बेड़ा के बीच में हमारी नौसेना की पूर्वी फ्लीट तैयार खड़ी थी कि अगर वो आता है तो हम INS विक्रांत से उनके ऊपर हमला करेंगे। हौसले हमारे एकदम बुलंद कि तुम इस रास्ते से यहां आओगे, हम यहां पर खड़े होकर के अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे। हमारे पास जो भी असला है हम उससे तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हैं। नौसेना यहां तैयार खड़ी थी। आप देखिए उस समय क्या फीलिंग रही होगी, उस समय देश के अंदर क्या हालात रहे होंगे। रातों रात देखिए हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज का चाक चौबंद होना कितना मायने रखता है कि एक एक मैसेज को इंटरसेप्ट करना कि क्या बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच में, किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे हैं। इंडिया की नौसेना तैयार खड़ी है। आगे चलते हैं साथियों। अब क्या होता है, सोवियत खुफिया एजेंसीज ने भारत को बताया कि इंग्लैंड ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भारत की तरफ बढ़ा दिया है। आप एक तरफ देखिए अमेरिका अपना भेज रहा है, ये किसी के सगे नहीं है। सोचिए ये इंग्लैंड कितना ज्यादा, अब क्या आप मुंह में से जो आएगा। इधर की तरफ से इंग्लैंड ने भी भारत के खिलाफ ईगल को रवाना कर दिया कि जाइए इसको भी भेज दीजिए। इंदिरा गांधी जी ने अचानक फ्रेंडशिप ट्रीटी याद दिलाई, क्योंकि भारत में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। याद दिलाने के लिए इसी बात को कि भैया
जब मदद मांगे तो चले आना। इंडिया ने तुरंत रशिया को याद दिलाया कि साहब हमने आपसे फ्रेंडशिप ट्रीटी की हुई है, अब वक्त आ गया है कि आप हमारी मदद के लिए आगे आएं। रूस ने कहा फिक्र ना करिए, हम आते हैं। एक्शन लेना था तो ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ जो इंग्लैंड और अमेरिका एक साथ हो गए थे, इस स्थिति से निपटने के लिए इंग्लिश जहाज सागर से भारत को टारगेट करने के लिए आगे चल रहे थे। इधर की तरफ से राष्ट्रपति लियोनिल ब्रेजनेव ने, ये नियोलिन ब्रेजनेव हैं जिनके साथ इंदिरा गांधी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने व्लादिवोस्टक यानी कि उस तरफ, ये वाला जो साइड है, इस तरफ से निकाल करके अपने जहाजों को रवाना कर दिया। चाइना के ऊपर वाली साइड से निकाल करके रवाना कर दिया, बोले भेजो इनको। और इन्होंने अपने जहाजों को भेजा। 13 दिसंबर को प्रशांत महासागर के अंदर इन्होंने अपने 10वें बैटल ग्रुप के कमांडर व्लादिमीर क्रुगियोव को कहा कि भैया तुम जाओ, न्यूक्लियर पनडुब्बी लेकर के निकल लो और उसमें टारपीडो और मिसाइलों को लेकर पहुंच लो और जाकर अमेरिकियों को आगे घेर लो। इधर इनके बड़े बड़े जहाज लुढ़क लुढ़क के चल रहे थे, उधर से उन्होंने सबमरीन अपनी रवाना कर दी रशियंस ने, और ले जाकर रास्ते में ले जाकर के ये वाली जो जगह थी, इधर की तरफ से ये निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। इधर रशियंस की पनडुब्बी जो है वो तुरंत यहां आकर के उनके सामने अपना बम लगा के खड़ी हो गई कि अगर तुमने एक भी कदम इंडिया की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो हम अपना टॉर्पीडो, हम अपना परमाणु बम लॉन्च कर देंगे और तुमको यहीं की नेस्तनाबूद कर देंगे। यह स्थिति यहां पर एक युद्ध का मैदान अलग बन चुका था। अमेरिका और रशिया आमने सामने आ चुके थे। भारत से, मतलब ये जो थे ना हमारे सामने, ये जो बैठे हुए जो हैं, इनका नाम है ब्रेजनेव अमेरिका की इन हरकतों से इतना तंग आ गया कि उसने कहा कि आज इंडिया के खिलाफ इस तरह का माहौल बना ही इसलिए क्योंकि उसके पास में परमाणु बम नहीं है, और हम इंडिया को अब परमाणु बम के सीक्रेट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसके पास परमाणु बम होगा तो तुम जैसे लोग उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने, ब्रेजनेव ने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम इंडिया को सारे के सारे न्यूक्लियर बम के सीक्रेट्स दे दें ताकि वो खुद परमाणु शक्ति संपन्न हो जाए। और साथियों 1974 में इंडिया ने अपना परमाणु बम परीक्षण कर ही लिया था, क्योंकि हमें यह समझ में आ गया था कि यदि हमारे पास परमाणु बम होता तो ये हमारी तरफ ना आते। साथियों ऐसी स्थिति में रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया जिसमें एडमिरल डिमॉन गार्गन की आवाज सुनाई देती है और वो कहते हैं कि सर जी हम बहुत लेट हो गए, यहां तो रूसियों ने अपनी एटमी पनडुब्बी भेज दी है, उनके बेड़े में बहुत सारे जहाज हैं। फिर क्या था, ब्रिटिश बेड़ा मेडागास्कर की तरफ मुड़ गया। अमेरिका का 7वां बेड़ा को वहीं की वहीं रुकने का आदेश दे दिया गया। 14 सितंबर को जनरल AK नियाजी ने ढाका स्थित अमेरिकी काउंसिल जनरल को बता दिया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। संदेश को वाशिंगटन भेजा गया और अमेरिका ने इसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। तभी तो घटना हुई साथियों, 90,000 से अधिक पाकिस्तानियों ने भारत के सामने घुटने टेक कर समर्पण किया और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी के लिए क्लैपिंग्स होना बनता है। साथियों आपका कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जब आपको सुनने को मिले तो गूज़बम्स आपके आसमान में होने चाहिए। हेनरी निक्सन और इनके बीच की जो बात थी, भारत को समझाने के लिए फिर कोशिश की गई। ब्रेजनेव ने गुस्से में लाल होते हुए कहा कि आपने ये जो सारे काम किए हैं, मैं इससे तंग आकर के इंडिया को परमाणु सीक्रेट देने के लिए तैयार हो गया हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं इंडिया को सीक्रेट भी दे दूंगा। हालत यह हुई जो आप सबको पता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। रूस की सेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो लोग वापस नहीं लौट गए। यानी रूस ने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में आकर के उनको चारों तरफ से घेर लिया। एक मीम बहुत वायरल हुआ, हालांकि इस पे कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं इसे आपको शो नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, है ना। इसमें एक बहुत ज्यादा मतलब वायरल वो निकल के आया था। आप उस समय के केवल वर्ल्ड के हालात को देखें। 1971 का वॉर केवल भारत पाकिस्तान का वॉर नहीं था। जिस तरह से 1857 के वॉर को हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, देश का पहला, इस प्रकार से साथियों इसे भी आप वर्ल्ड वॉर की तरह संज्ञा दे सकते हैं। एक भी ऊक चूक होती और यह विश्व युद्ध होता। आप जरा स्थिति देखें, इंडिया के खिलाफ कौन कौन खड़े थे आप देख सकते हैं साथियों। पाकिस्तान, यूके, श्रीलंका, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जॉर्डन, सऊदी, लीबिया, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, ये सारे देश एक साथ भारत के खिलाफ खड़े हुए थे। और भारत के साथ था तो केवल यूएसएसआर, जो कि हमारे साथ में हमेशा साथ रहा, और उसने बांग्लादेश को चूंकि हमने आजाद कराया था तो स्वतः ही ये हमारे साथ होना था। साथियों आप यहां देख सकते हैं कि टूकपा, वारशिप और वंश हमने इनकी स्थिति इतनी बिगाड़ दी, इंडिया की इन्होंने इनकी इतनी हालत खराब कर दी पाकिस्तानियों की, उसके बाद ये अब तक खड़े नहीं हो पाए हैं। अमेरिकी हमेशा की तरह छाती पीटने के लिए यूनाइटेड नेशन पहुंच गए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने इस युद्ध के खिलाफ भारत पर सैंक्शन लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। तब रशियंस फिर आड़े आ गए और भारत के खिलाफ जब सैंक्शन लगने की बात हो रही थी तो फिर रशियंस ने वीटो कर दिया।
दिया कि नहीं, भारत पर हम किसी प्रकार का सैंक्शन नहीं लगाने देंगे। इंडिया वाज नॉट द एग्रेसर, इंडिया ने केवल डिफेंस किया है अपना, और उस डिफेंस में हमने साथ दिया है और हम इंडिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगने देंगे। अमेरिका खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह केवल खंबे नोच कर रह गया। भारत लेकिन फिर रुका नहीं, भारत ने अपने न्यूक्लियर परीक्षणों को आगे अंजाम दिया। 1974 के अंदर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण बम किया, पोखरण परीक्षण 1974 में करके देखा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया। कहा कि इंडिया के पास इतनी क्षमता कहां है कि यह न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर ले। इंडिया ने फिर पोखरण 2 किया 1998 के अंदर, जिसके बाद अमेरिकियों ने हमारे ऊपर पेल के एकदम बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। यह वो ऐतिहासिक क्षण है जिसके अंदर हमने 1974 के बाद अटल जी के नेतृत्व में 98 के अंदर फिर से परमाणु बम का परीक्षण किया और दुनिया को बताया कि अब कितने ताकत संपन्न हो गए हैं, और अमेरिका को यह याद दिलाया कि तुम अगर सैंक्शंस लगाते भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और 1998 में आप देख सकते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने तमाम प्रकार के सैंक्शंस लगाए, जिनमें आर्म रेस के ऊपर कई तरह के सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए गए, लेकिन इंडिया इससे दबा नहीं और आज आंखों में आंखें डालकर कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। यहां पर खुद अमेरिका मानता है कि इंडिया और रशिया के संबंध इस तरह के हैं कि ये किसी स्विच बोर्ड की तरह नहीं है कि जिन्हें फ्लिप किया जा सके, ये बहुत गहरे संबंध है। यही कारण है कि जहां आप देखते हैं वहां यही सुनते हैं कि भारत की सेना के पास 2/3 से ज्यादा हथियार रूसी हैं। आप जब सुनते हैं कि भारत के पास रक्षा आयात में 49% हिस्सा रूसी है, आप जब सुनते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो रूसी विमान है, जिसमें 667 फाइटर जेट हमारे पास रूसी हैं, 73% फाइटर जेट हमारे रूस में बने हुए हैं, 39% सुखोई, 22% मिग और 9% किस इनमें से हमारे पास हैं, 6 एयर टैंकर जेट हमारे पास हैं। ये सब रूसी ताकत भारत के पास है। जहां बात करें हम नेवी की, तो नेवी के अंदर भी साथियों भारतीय नेवी का इकलौता कैरियर शिप जो भारत के पास है वो भी रूस से ही प्राप्त है। एयरक्राफ्ट कैरियर के सारे फाइटर जेट रूस में ही बने हुए हैं। हमारे पास मिग हो या गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हो, फ्रिगेट हो, नेवी हो, ये सब हमने रशिया से परचेज किया हुआ है। तो क्यों ना हमारा रशिया इतना अच्छा मित्र है, और अगर जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके उन्हें यह याद दिलाते हैं कि आपने पाकिस्तान के साथ जो किया है वो आपको कभी फायदेमंद नहीं रहा। आज हम, जो मैंने आज से आपसे टाइटल कहा था कि हमारा रूस पसंद नहीं, मजबूरी था क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी थी। भारत कभी भी इस तरह की स्थिति चाहता ही नहीं था। भारत आजादी के बाद से ही गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करता रहा। भारत ने कहा कि मुझे ना यूएसएसआर में जाना है ना यूएसए में जाना है, हम ताजा ताजा आजाद हुए हैं, हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमें अपनी तरह से आगे बढ़ना है, हमें नाम का पालन करना है, नॉन अलाइन मूवमेंट चलाना है, लेकिन कोई माना नहीं। और भारत के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जाने लगी कि कैसे ये सक्सेसफुल हो सकते हैं। लोग साथियों बहुत तरह तरह की कयास लगाया करते थे, कहते थे कि हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना वो इसको एक फेल नेशन बना देगी। माल्थस की थ्योरी आने लगी कि जल्दी ही भारत एक फेल नेशन बन जाएगा क्योंकि भारत सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ती है इतनी तो इनके यहां फसल की उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन हो या फिर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र के अंदर इसरो हो या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या फिर अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए सैटेलाइट्स हो, दुनिया को यह एहसास करा दिया कि हम हैं, हम रहेंगे और हम थे। मेरे प्यारे साथियों, भारत का ये जो आपको आज का इतिहास सुनने में आनंद आया, उसकी टिप्पणी हमें सेशन के एंड में जरूर करिएगा। सेशन के एंड में आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। माना कि सेशन लंबा हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना फीडबैक हमें सेशन के एंड में जरूर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो अपने प्यार स्वरूप हमारे इस चैनल को केवल सब्सक्राइब करके चले जाएं। वीडियो में इस समय 20,000 से ज्यादा लोग लाइव हैं और लाइक मात्र 5,000 हैं। अगर आप लोग इसे लाइक कर देंगे तो बहुत सारे लोगों की सजेशन लिस्ट में यह दिखाई देगा कि हमने शायद कुछ काम का काम किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार देने के लिए अंकित इंस्पायर्स इंडिया को बहुत सारा धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो हम सबसे, हमारी टीम से, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।